हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी एएमआई। तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का ही एक टॉपिक है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मेटल फॉर्मिंग के ऊपर ये एक डिटेल्ड वीडियो रहेगा जिसके अंदर सभी टॉपिक को जो है इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि पता है, इस साल में 3 एग्ज़ाम होने वाला है। साल में 3 एग्ज़ाम होगा, विंटर और समर तो होता ही था। और लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम पेंडिंग रह गया था, लास्ट 2020 का जो विंटर एग्ज़ाम था, वो भी इस साल मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके हाथ में, आप इसे प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर लो। और इसीलिए वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा टॉपिक मिले और आप कम टाइम में एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो ले सकते हो, ठीक है। और इसमें हम लोग डिस्कशन क्या क्या करेंगे, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के ऊपर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि रोलिंग, फॉर्जिंग, वायर ड्राइंग, पंचिंग, ब्लिंकिंग, जो है सब कुछ इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। उसके बाद कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में लगभग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का सभी टॉपिक आपका कवर अप हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको लगा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो क्योंकि इसमें मोटिवेशन मिलता है। व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग, ठीक है। तो मेटल फॉर्मिंग इज ए प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई भी मेटल या फिर वर्क पीस को हम लोग परमानेंट प्लास्टिकली डिफॉर्म करके हम लोग हमारा डिजायर जो शेप एंड साइज है वो हम लोग बनाता है, ठीक है। तो क्या, एक बार लिखने के लिए देख लेंगे ये क्या है। मेटल फॉर्मिंग, व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग। तो मेटल फॉर्मिंग इज अ प्रोसेस, इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस where we plastically deform any material, any metal to make our desired shape एंड साइज, ठीक है। हम लोगों का जो डिजायर्ड शेप एंड साइज जो चाहिए उसको पाने के लिए हम लोग जो मैन्युफैक्चर जो प्रोसेस करते हैं उसको हम लोग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए जो टूल्स का मदद लिया जाता है उसको एक पंच बोलते हैं या फिर डाई बोलते हैं, ठीक है। द टूल्स यूज्ड फॉर मेटल फॉर्मिंग is called punch एंड डाई, ठीक है। डाई क्या है, डाई हम लोग जो भी डिजायर शेप हम लोगों को जो चाहिए, आप ऐसे मानो हमको कोई भी प्रोडक्ट जो है ऐसे शेप का चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से हम लोग डाई मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मेटल को रखेंगे, ऊपर से हम लोग फोर्स जो है अप्लाई करेंगे नीचे, ठीक है। और जिसका मदद लेके हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं पंच। और नीचे जिसका शेप में हम लोग का एंड प्रोडक्ट चाहिए उसको बोला जाता है डाई, ठीक है। डाई यानी इसको बोलते हैं पंच, ठीक है। तो ये रहा मेटल वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। तो मेटल वर्किंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या आएगा आप एक बार देख लो, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ प्रोसेस बोलूंगा, आपको गेस करना है वो प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है। तो सामने एग्जाम है, अभी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बाकी डिटेल्स में इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी थिक थिक मेटल होगा, अगर कोई भी थिक मेटल को हम लोगों को उसका थिकनेस जो है रिड्यूस करना है, तो हम लोग ऐसे रोलर का यूज़ करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप्लाई करके इसको
हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया। अभी इस डायरेक्शन में ये घूमेगा तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। हाँ, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप लोग गेस करो। तो हम लोग को अगर कोई भी मेटल का थिकनेस रिड्यूस करना है, कोई भी शीट का अगर थिकनेस रिड्यूस करना है, तो हम लोग ये प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको भी एक ये भी एक तरह का मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, ठीक है। और हम लोगों को अगर कोई भी मेटल जो है उसका हाइट कम करना है और उसका विथ जो है उसको बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, ये फिक्स ये फिक्स फिक्स है और ये मूवेबल है, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्रेसिव कंप्रेसिव फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसको इसको ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इसका हाइट जो है कम हो जाएगा और विथ जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप बोलोगे, और है ये डाई ओपनिंग है, ठीक है। इधर हमारे पास एक मेटल पीस है, इसको बिलेट भी बोला जाता है, ठीक है। इधर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे और इधर से ये जो मटेरियल है इधर से निकलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपको बोलना है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे, तीनों हो गया, अभी देखेंगे इधर से हम लोग जो है टेंशन इसको देते हैं और इसका जो थिकनेस है ये रिड्यूस होता है, ठीक है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, आपको बोलना है। और क्या देखेंगे इसमें, बस ये प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं गेस करो। आपको पता है शायद, इसको बोलते हैं रोलिंग 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 और इसको बोलते हैं फोर्जिंग फोर्जिंग, ठीक है। और इसको बोला जाता है एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन और इसको बोलते हैं डीप सॉरी वायर ड्राइंग, ठीक है। तो ये सारा मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, जो कि मेटल फॉर्मिंग में यूज, ये जो प्रोसेस है मेटल फॉर्मिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे पहले रोलिंग क्या होता है, रोलिंग, ठीक है। व्हाट इज रोलिंग, व्हाट इज रोलिंग। तो अगर रोलिंग का डेफिनेशन आपको लिखना है तो इट इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, इट इज ए metal forming process where we applied compressive stress to the metal piece by the help of two roller to reduce reduce the thickness of the workpiece,
ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे इसमें, इट इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस वेयर वी अप्लाई कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द मेटल पीस बाय द हेल्प ऑफ टू रोलर्स टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, तो रोलिंग का डेफिनेशन नहीं है। और रोलिंग प्रोसेस क्या है, इधर दो रोलर का मदद लेके हम लोग, ये दो रोलर है, ठीक है, इसका इसका डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग थिक मटेरियल को, मोटा मटेरियल को डालेंगे, हमको एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा वो थोड़ा सा पतला हमको मिलेगा। तो यही प्रोसेस को बोलते हैं रोलिंग। और इसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, पहले जो प्रोडक्ट हम लोग इसमें डाल रहे थे, उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो पहले ऐसा रहता है। ठीक है, बाद में जब इसमें स्ट्रेस अप्लाई होता है, इसमें देखो ऊपर से नीचे, मतलब ऐसे कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, जिसके थ्रू ये जो इसका जो थिकनेस है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका एंड प्रोडक्ट में हमको जो ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है वो थोड़ा सा डिफॉर्मेटेड रहता है। ठीक है, तो इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके ऊपर हम लोग बाद में कुछ इसके ऊपर बोलने वाले हैं, मतलब सीखने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसका जो पहले जो ग्रेन स्ट्रक्चर है, ये रोलिंग होने के बाद उसका ग्रेन स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था रोलिंग। और रोलिंग कुछ टाइप का होता है जो कि इम्पोर्टेंट भी है एएमआई के लिए। आप लोग अगर इस बार फंडामेंटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम आप अगर इस बार दे रहे हो, तो ये ज़रूर आप कवर करके जा, मतलब थोड़ा देख के जाना, टाइप्स ऑफ रोलिंग्स, टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल। एक नंबर है टू हाई रोलिंग मिल, टू हाई रोलिंग मिल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग पहले जैसे ड्राइंग किए थे, इसमें दो रोलर रहता है और एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, ऐसा है, तो इसको बोलते हैं टू हाई रोलिंग। सॉरी, इसको मिटाना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट है थ्री थ्री हाई रोलिंग, थ्री हाई रोलिंग मिल। कुछ मिल में ऐसा होता है कि जिसमें दो के जगह तीन रोलर का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए, हाँ, ये क्यों किया जाता है वो भी हम लोग बोलेंगे। पहले देखिए, एक एक स्टेप में अगर ये कोल्ड वर्क, मतलब रोलिंग अगर कोल्ड वर्किंग में हम लोग कोल्ड वर्किंग का मदद लेके हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसका थिकनेस जो है हम लोग ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाते इसको। ठीक है, तो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में हम लोग इसको पतला कर सकते हैं अगर टू हाई रोलिंग मिल का यूज़ करके हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसा है। ठीक है, और इसका नीचे और एक रोलर जो है लगाया जाता है जिसके थ्रू ये बाहर से रोटेट होके ऐसे आएगा और इसका थिकनेस जो है और थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके इसको बोला जाता है टू हाई रोलिंग मिल। ये सेम प्रोडक्ट रिटर्न हो सकता है, या फिर पहले ये खत्म होगा फिर नेक्स्ट हम लोग इधर से डालेंगे, लेकिन दो प्रोसेस जो है ये दोनों काम एक साथ चलता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टाइम भी सेव होता है, और ये मिडिल में जो रोलर यूज हो रहा है इसमें थोड़ा सा फोर्स भी हम लोगों को कम अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है टू हाई रोलिंग मिल, सॉरी थ्री हाई रोलिंग मिल था ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर हाई रोलिंग मिल, फोर हाई रोलिंग मिल।
इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जो था पहले ही वैसा ही है। एएमआई वाले ये क्वेश्चन पूछता है तो इसको ही थोड़ा आपको लिख के आना है, ठीक है। तो देखो पहले नीचे छोटा छोटा दो रोलर रहेगा और सब में सेम ही कॉन्सेप्ट है। ये ऊपर का रोलर और नीचे का रोलर मतलब एक ही स्पीड में घूमता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और इसके ऊपर अगर दो मोटा मोटा रोलर हम लोग लगा देंगे तो इसको बोलेंगे 4 हाई रोलिंग मिल्स। देखो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये 4 हाई रोलिंग मिल्स में 4 रोलर्स का यूज़ क्यों किया जाता है। देखो अगर कोई भी मेटल पीस ज़्यादा हार्ड हो, हार्ड ठीक है, ज़्यादा मतलब हार्ड हो, तो उसको एक सिंगल रोलर का मदद लेके हम लोग अगर इसमें रोलिंग करेंगे तो ये रोलर्स में फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है। तो वही ये रोलर में स्ट्रेस थोड़ा सा कम करने के लिए ऊपर दो मोटा मोटा रोलर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको 4 हाई रोलिंग मिल्स बोलते हैं। बेसिकली ये कुछ टाइप्स नहीं है, कुछ मिल में ऐसे करके यूज़ किया जाता है, तो उस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। और नंबर 5 में है क्लस्टर रोलिंग मिल। 1 2 सॉरी इस तो 3 होने वाला था, ये नंबर 4 है। इसमें क्लस्टर रोलिंग मिल क्लस्टर रोलिंग मिल में क्या होगा, जो रोलर्स है, रोलर्स का क्लस्टर इसमें रहेगा। क्लस्टर मतलब देखो देखो कैसे हो रहा है। तो इसमें ये भी हार्ड मटेरियल के लिए ये क्लस्टर रोलिंग मिल यूज़ किया जाता है ताकि ये जो नीचे का जो छोटा रोलर है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस ना आए और वो ज़्यादा जल्दी फ्रैक्चर ना हो, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम लोग देख लेंगे। पहले एक क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। और ये दोनों रोलर, ऊपर का जो दो रोलर है वो एक ही डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्लस्टर रोलिंग मिल। और एक चीज, ये जो मेटल पीस है, ये जितना, ये अगर V1 हो, इसका वेलोसिटी मतलब अंदर जाने का वेलोसिटी अगर V1 होगा और ये बाहर आने का वेलोसिटी अगर V2 होगा तो V2 ऑलवेज ग्रेटर देन V1। मतलब ये जो मेटल है जितना जल्दी अंदर जा रहा है उससे काफ़ी फास्ट जो है ये बाहर निकलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेचड थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्पीड जो है थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। यह है क्लस्टर रोलिंग मिल, ओके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बोलते हैं टेंडम सॉरी टेंडेम। टेंडेम रोलिंग मिल। तो ये टेंडेम रोलिंग मिल क्या है, इसमें ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक ही बार में हम लोग ज़्यादा थिक, अगर मोटा मटेरियल हम लोग पहले रोलर में डालेंगे तो लास्ट का जो रोलर है उसमें एकदम पतला जो मेटल शीट है वो निकलेगा, ठीक है। तो कैसे होता है,
माँ कोटा बाजे को देखो 9টা 15। इसमें अगर मोटा मेटल हम लोग डालेंगे तो क्या हो रहा है, देखो एक ही बार में 3 रोलर का सेट इधर रख दिया, क्या हो रहा है इसमें, पहले थिकनेस जो है थोड़ा सा कम कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में और भी थोड़ा, और लास्ट स्टेप में एकदम पतला कर दे रहा है, ठीक है। अगर एक ही स्टेप में ये एकदम से पतला कर देता तो इसमें फ्रैक्चर आ जाता, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे 3 या 4 स्टेप में इसको जो है थिकनेस कम किया जाता है। इसको टेंडेम रोलिंग मिल भी बोला जाता है। और इसमें V1, अगर ये V1 हो, ये V2, ये V3, ये V4 वेलोसिटी, ठीक है। अंदर मतलब मेटल मूवमेंट का वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में मेटल जा रहा है ना, V4 इज मच मच ग्रेटर देन V1। ये जो बाहर आने का जो स्पीड है ये बहुत ही फास्ट होगा, और ये अंदर बहुत ही स्लो जाएगा, लेकिन बाहर आएगा, बाहर से जब ये निकलेगा इन प्रोडक्ट वो बहुत ही फास्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये था रोलिंग, रोलिंग के ऊपर पूरा इस इतना ही है। और ये पूछा जाता है बहुत बार, ये रोलिंग रोलिंग टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स, व्हाट इज़ द रोलिंग प्रोसेस विद ड्राइंग। आप हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब जब भी AMI के लिए कुछ भी लिख रहे हो और उसका सपोर्टिव में आपको ड्राइंग ज़रूर उधर मतलब ड्रॉ करके आना है, तो उसमें क्या होता है, मार्क थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और ये था टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेटल एक्सट्रूशन प्रोसेस, सॉरी एक्सट्रूशन अभी नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे फोर्जिंग, फोर्जिंग प्रोसेस देखेंगे अभी। फोर्जिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप अगर पूछेंगे कि AMI की अगर आप सेक्शन A में या फिर सेक्शन B में जो भी एग्जामिनेशन अभी आप दे रहे हो, कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट को आप अटेंड करना है, ठीक है। अगर आपके पास सेक्शन A में 4 सब्जेक्ट है तो आप एक बार में 4 सब्जेक्ट ही दीजिए, क्योंकि अगर आप 2 सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन लेके जाते हो, लेकिन फिर भी आपको 4 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक बार एग्ज़ाम में बैठते हो ना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी अभी अगर आपका 2 सब्जेक्ट में प्रिपरेशन नहीं भी है, लेकिन आप अभी फिर भी आप बैठोगे, तो उस साल में मतलब लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आया है वो आपको पूरा रट जाएगा, तो आपको नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा आपको कैसे प्रिपरेशन लेना है, ठीक है। और मैं बोलूँगा आप एक बार में 4 ही एग्ज़ाम दो, क्योंकि इसमें आपको 3,000 ही देना है। आप एक एग्ज़ाम दोगे तो भी 3,000 पे करना है, आप अगर 4 एग्ज़ाम दोगे तो भी आपको 3,000 ही पे करना है, ठीक है। मैं भी सेक्शन A फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, 4 सब्जेक्ट एक बार क्लियर किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 एग्ज़ाम जो है एक बार में क्लियर करने का कोशिश करो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको बहुत जल्दी आपका ये सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और आप लास्ट जब पढ़ाई किए थे वो भी मतलब अगर 2 या 3 साल में आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो जो स्टडी किए हो वो भूलते नहीं हो लास्ट में, ठीक है। तो आपको आपका ये काम में आ जाता है। तो अभी हम लोग फोर्जिंग के ऊपर बात करेंगे। तो फोर्जिंग क्या है, फोर्जिंग मतलब आप लोग कभी ना कभी तो हैमर यूज़ किए हो। तो हैमर हम लोग किसी कोई भी चीज़ को पीटने के लिए या फिर उसका मोटाई जो है कम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वो हैमरिंग प्रोसेस भी एक तरह का फोर्जिंग प्रोसेस है। तो फोर्जिंग प्रोसेस या तो फिर आप मैनुअली कर सकते हो, ऐसे कोई मेटल को रख के उसके ऊपर हैमर से, ऐसे हैमर से आप अगर फोर्स इधर अप्लाई करोगे तो इसका जो शेप एंड साइज दोनों ही चेंज होगा। या तो एक आप हैमरिंग करके कर सकते हो, या फिर बाय यूजिंग सम हाइड्रोलिक्स आप इसके ऊपर स्ट्रेस जो है डेवलप कर सकते हो। आपको यूट्यूब में या फिर
फेसबुक में सजेशन वीडियो ऐसे आता रहेगा बहुत सारा, मुझे भी आता है कि इधर ऐसे ऐसे कुछ बेस के ऊपर कोई भी टॉय या फिर मोमबत्ती कुछ रख दिया, उसके ऊपर एक हाइड्रोलिक पिस्टन आके ऐसे प्रेशर कर रहा है तो ऐसे फैल जाता है या फिर टूट जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा इधर पर्पस मतलब ऐसा टूट मतलब इसको तोड़ने का कुछ इंटेंशन नहीं रहता है, इसमें मेटल का जो शेप है उसको चेंज करने का इंटेंशन रहता है। क्योंकि इसको ये मेटल को कोई भी शेप देके हम लोग उसको किसी ना किसी काम पे लगाने वाला है। ठीक है, इसको तोड़ना हमारा इंटेंशन नहीं है। तो फॉर्जिंग इज ए, इसका अगर डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखना है, एक सिंपल, मैं इधर कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स इसमें यूज़ नहीं करूँगा, बहुत ही आसान भाषा में लिखूँगा। आप वो भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में, क्योंकि एएमआई जो एग्ज़ाम है वो आप अगर बुक में जैसा लिखा हुआ रहता है आप उधर सेम कॉपी पेस्ट करके आओगे तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है उसमें। आप खुद का लैंग्वेज में खुद चीज़ों को समझो, खुद का लैंग्वेज में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे तो आपको पूरा मार्क मिलता है। मैं ये चीज़ नोटिस करके देखा हूँ। तो अगर फोर्जिंग आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, इट इज ए डिफॉर्मेशन प्रोसेस, it is a deformation process where compression is applied between two die, DIES. It is a deformation process where compression is applied between two dies, either by impact load or by hydraulic system. And the metal get deformed. तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज ए डिफॉर्मेशन प्रोसेस वेयर कंप्रेशन इज अप्लाइड बिटवीन टू डाई आइदर बाय इम्पैक्ट लोड और बाय हाइड्रोलिक सिस्टम एंड द मेटल गेट डिफॉर्म। ठीक है, इसमें हम लोग बाय मैनुअली भी लोड अप्लाई कर सकते हैं या फिर हाइड्रोलिक का मदद लेके भी इस पे लोड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फोर्जिंग। लेकिन फोर्जिंग में भी कुछ टर्म्स है जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो ये आप इसको टाइप मतलब फोर्जिंग का टाइप तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन कुछ है ये टर्म्स आपको मतलब ये टर्म्स के बारे में आपको जानकारी रखना है। ठीक है, एक तो है ओपन डाई फोर्जिंग, इसमें कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, सिंपल सा चीज है। कोई भी दो फ्लैट एकदम मतलब दो फ्लैट चीज के ऊपर एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हम लोग अगर कोई भी मेटल पीस को रख के उसके ऊपर से वो भी ऊपर से जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी फ्लैट टाइप का होगा। ठीक है, अगर ऊपर से इसको बोलते हैं डाई, सॉरी इसको बोलते हैं ये है फिक्स प्लेन, ये है मूविंग प्लेन, और ये रहा वर्क पीस। इसको मूविंग प्लेन या फिर अपर डाई, इसको लोअर डाई, क्योंकि इसमें कोई शेप हम लोग नहीं यूज कर रहे तो इसको डाई ना बोल के आप फिक्स प्लेन या फिर मूविंग प्लेन भी बोल सकते हो।
लेकिन अगर इसमें कुछ शेप हम लोग दे के फिर फोर्स दे रहे हैं तो इसको हम लोग डाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये ओपन डाई फोर्जिंग क्या है? ओपन डाई फोर्जिंग ऐसे फिक्स प्लेन के ऊपर एक हम लोग मेटल पीस को रखेंगे, ऊपर से अगर कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म होके इसका हाइट जो है कम होता जाएगा एंड डायमीटर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन दिखने में ऐसा हमको लगता है कि ये पहले स्क्वायर शेप में था, अभी रेक्टेंगुलर शेप में हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। कॉर्नर की तरफ थोड़ा राउंडिश शेप आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसलिए आ गया, नेक्स्ट है क्लोज डाई फोर्जिंग। क्लोज डाई फोर्जिंग, ठीक है। और ओपन डाई फोर्जिंग को ऑफसेट फोर्जिंग, ऑफसेटिंग भी, ओपन डाई फोर्जिंग जो है इसको ऑफसेटिंग या फिर ऑफसेट फोर्जिंग भी बोला जाता है, ठीक है। ऑफसेट फोर्जिंग, जिसमें क्या होता है, हम लोग कुछ डाई का यूज ना करके एकदम सिंपल तरीके से मतलब फोर्जिंग करते हैं, ठीक है। और क्लोज डाई फोर्जिंग क्या है? क्लोज डाई फोर्जिंग में ऐसा हो सकता है, कोई भी मेटल पीस जो है हमको हेक्सागोनल शेप का कुछ, हेक्सागोनल तो नहीं हो रहा है, हाँ हेक्सागोनल शेप का कोई भी प्रोडक्ट हमको चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग तो ओपन डाई फोर्जिंग करके इसको हम लोग बना नहीं सकते। तो इसके लिए क्या होता है, क्लोज डाई फोर्जिंग यूज किया जाता है। और ये रहा हमारा वर्कपीस, ठीक है। और इसको नीचे का पोर्शन जो है बेस, इसको बोलेंगे लोअर डाई। और ऊपर से जो नीचे, ऊपर से जो हाइड्रोलिक का मदद लेके नीचे मूव होगा उसका आप या तो हम फिर मूविंग प्लेन, मूविंग पंच या फिर अपर डाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये फोर्स अप्लाई करेगा, जब ये चीज जो है नीचे आएगा तो क्या करेगा, इसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। फोर्स अप्लाई करके लास्ट जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इसको क्लोज डाई फोर्जिंग भी बोला जाता है, ठीक है। और एक क्लोज डाई फोर्जिंग में कुछ ड्रॉबैक है कि क्लोज डाई फोर्जिंग के बाद हर एक सामान को मशीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये पूरा नीचे तक आ जाता है, इधर जब ये पूरा नीचे तक आ जाता है तो ये जो मटेरियल है ये इधर थोड़ा सा फ्लो होके इसको फ्लश फ्लश दिखा जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ एक्सेस मटेरियल भी रह जाता है, जिसमें बाद में, जिसको बाद में कोई भी कटिंग टूल यूज करके इसको फिनिशिंग बाद में दिया जाता है, ठीक है। तो ये था क्लोज डाई फोर्जिंग। तो ओपन डाई फोर्जिंग या फिर अपसेटिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्जिंग प्रोसेस, ओपन डाई फोर्जिंग, अपसेट फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग। वो बाकी दो, और दो टाइप्स इसका होता है, कोल्ड फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग, और एक है हॉट फोर्जिंग, ठीक है। इतना सारा टाइप है, ठीक है। तो ये कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग दोनों आपको मैं बाद में बोलता हूँ। ये कुछ ऐसे नॉर्मल टाइप्स है जिसको सिर्फ एक नाम दिया गया है, ठीक है। और ये फोर्जिंग करके क्या होता है, आप बाइक में या फिर कार में जो पिस्टन या फिर क्रैंकशाफ्ट जो यूज़ होता है वो फोर्जिंग से ही बनाया जाता है, ठीक है। और एरोस्पेस या फिर कोई भी डिफेंस के लिए जितना भी हार्ड मटेरियल हमको चाहिए वो फोर्जिंग से हम लोग बनाते, मतलब फोर्जिंग का मदद लेके वो बनाया जाता है, ठीक है। आपको शायद ये पता होगा ये क्या चीज़ है, रेंच, जिसका मदद लेके क्या किया जाता है,
नट बोल्ट को ढीला किया जाता है, ठीक है। ये भी फोर्जिंग से ही बनता है, ठीक है। तो फोर्जिंग के लिए इतना ही था। इसके बाद हम लोग देख लेंगे एक्सटॉर्शन प्रोसेस। और इसमें क्या है, ऐसा एक कंटेनर, ये फोर्जिंग के लिए ये रहा कंटेनर, ठीक है। और इधर जो है ये डाई ओपनिंग रहता है, डाई ओपनिंग। डाई ओपनिंग मतलब इधर का ओपनिंग का क्रॉस सेक्शन जा हो, मतलब जैसा होगा इधर से निकला, मतलब जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका क्रॉस सेक्शन वैसा ही होगा, ठीक है। अगर ये क्रॉस सेक्शन अगर स्क्वायर शेप में है तो इसमें से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो स्क्वायर शेप में ही होगा। अगर ये राउंड शेप में है तो इसमें से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो राउंड शेप में ही होगा, ठीक है। तो ये था। और इधर जो है मेटल को रखा जाता है इधर, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलेट, बिलेट, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग पिस्टन से फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो इसको रैम बोला था, रैम, रैम या फिर पिस्टन भी आप बोल सकते हो, ये रैम है। और इधर से जितना फोर्स देंगे तो ये मेटल क्या होगा, इधर से निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये डाई का ओपनिंग जैसे रहेगा, मेटल का शेप भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये था नॉर्मल एक्सट्रूशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आपको लिखना है एक्सट्रूशन का तो क्या लिखेंगे, तो एक्सट्रूशन का अगर डेफिनेशन या फिर एक्सट्रूशन क्या है आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इट इज ए, इट इज ए बल्क, बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस in which workpiece is forced or compressed to the direction of die hole to produce desired cross sectional शेप, ठीक है। तो क्या है इसमें, इट इज ए बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। बल्क की किस लिए बोला जाता है, इसमें मेटल का जो शेप एंड साइज है वो ह्यूज अमाउंट में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो इट इज अ बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन व्हिच वर्कपीस इज फोर्स्ड और compressed to the direction of die hole to produce desired क्रॉस सेक्शनल शेप, ठीक है। ये था एक्सट्रोशन का डेफिनेशन। आप अगर डेफिनेशन जानना चाहते हो, ये था एक्सट्रोशन का डेफिनेशन, ठीक है। तो और एक्सट्रोशन का कुछ टाइप्स होता है, हम लोग देखेंगे इसका टाइप्स क्या है, ठीक है। एक तो हो गया डायरेक्ट एक्सट्रोशन, डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूशन, नंबर 2 में है इनडायरेक्ट, और बैकवर्ड
एक्सट्रूशन। 4 नंबर में हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन। ठीक है, तो ये था कुछ एक्सट्रूशन का कुछ भाग। ठीक है, डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूशन क्या है, जो हम लोग पहले देखे थे एक्सट्रूशन का एग्जाम्पल। मतलब ऐसा एक कंटेनर रहेगा जिसके अंदर हम लोग ऐसे कुछ क्रॉस सेक्शन रखेंगे, और इधर से हम लोग अगर फोर्स देंगे तो इधर से जो अंदर का जो जो मेटल था वो फोर्स के लिए ये ओपनिंग से निकलेगा, और जब निकलेगा इधर ओपनिंग का जो क्रॉस सेक्शन है वो शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये था फॉरवर्ड या फिर डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ये रैम को मूव किया जाता है तो इधर कंटेनर का जो वॉल है और इधर मेटल जो मेटल इसके अंदर था, ये दोनों को बीच फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होने के लिए, ठीक है, अच्छे से ये मूवमेंट नहीं करता है। तो इसलिए इसको इसको रिप्लेस करने के लिए ये हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस काम में लाया गया है। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस क्या है, इसमें भी एक सेम कंटेनर रहेगा, इसका भी कुछ डाई का ओपनिंग का कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, लेकिन इसमें जो मेटल रहेगा वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, और इधर है रैम मतलब जो पीछे से इसको फोर्स दे रहा था ये डायरेक्शन में। ठीक है, और इसमें मतलब रहने वाला है लिक्विड। ठीक है, इसमें लिक्विड रहने वाला है। जब हम लोग इधर से फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड क्या करेगा, ये जो वर्कपीस है इसको चारों साइड से फोर्स देगा बाहर निकलने के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो लॉस हो रहा था वो इधर एलिमिनेट हो जाता है, और ये जो मेटल है बहुत अच्छा फ्लो में बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसका मदद लेके पाइप, आपको शायद पता है पाइप पाइप मतलब जो प्लम्बर जो यूज़ करके घर में जो पाइपलाइन बनाते हैं पानी के लिए, तो यही प्रोसेस को फॉलो करके ये पाइप मैन्युफैक्चर होता है। और आपको शायद कॉन्डुइट पता होगा, कॉन्डुइट आपको पता है, कॉन्डुइट पता है ना, जिसके अंदर से हम लोग वायरिंग करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को तो अच्छा पता होगा। ठीक है, तो इसको मदद लेके कॉन्डुइट भी बनाया जाता है, और रेल का जो ट्रैक है वो भी इससे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था एक्सट्रूशन प्रोसेस। और वो एक्सट्रूशन प्रोसेस सिर्फ हम लोग दो ही इधर स्टडी किए, लेकिन इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सटेंशन अभी तक रह गया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट देख लिया, हाइड्रोस्टैटिक देख लिया, अभी इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूशन देखेंगे। इसमें भी वही सेम चीज़ था, लेकिन इसमें कुछ इस तरफ कुछ डाई ओपनिंग नहीं रहेगा। इसमें मेटल रहेगा, इधर इधर मेटल रहेगा, या फिर इसको बिलेट भी बोला जाता है, बिलेट। और या तो फोर्स इधर से अप्लाई होंगे, फोर्स इधर से जब अप्लाई होंगे, इधर से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मेटल कोशिश करेगा इधर से निकलने के लिए। ठीक है, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, ऐसे शेप में हमको कुछ मेटल हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा बैकवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ये जो रैम था वो अंदर जा रहा है, अंदर जाके एक हॉलो
चैनल इसमें क्रिएट करेगा, ठीक है। मोटा पाइप ऐसे बैकवर्ड एक्सट्रूशन भी से भी निकाल मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है, मोटा मोटा जो पाइप रहता है वो। और एक एक्सट्रूशन प्रोसेस, ये बैकवर्ड का ही और एक प्रोसेस है ऐसा, मतलब बैकवर्ड एक्सट्रूशन भी दो टाइप्स का है। तो मैं दूसरा कलर का पेन इसमें यूज करता हूँ। देखिए फोर्स जब अप्लाई होगा, इधर से पूरा ही फोर्स अप्लाई होगा, और इधर से ओपनिंग रहेगा, एक ओपनिंग। तो जब हम लोग फोर्स कर रहे थे इसको, तो मेटल जो है रिवर्स रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। ये जो मेटल था ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए इसको बैकवर्ड एक्सट्रूशन भी बोला जाता है, बैकवर्ड या फिर इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सट्रूशन में यही था। और मैं जिस साल में सेक्शन ए का एग्ज़ाम दिया था, उस साल में क्वेश्चन आया था ट्यूब, जो ट्यूब है, टूथपेस्ट का जो ट्यूब है वो कौन सा प्रोसेस में मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको लिखना है, ठीक है। तो ट्यूब, ये एक्सट्रूशन प्रोसेस से ही ट्यूब, जो कोलगेट का ट्यूब है वो कोलगेट का ही नहीं, सिर्फ बाकी जितना भी ट्यूब है, कुछ कुछ भी लोशन का ट्यूब है, ये एक्सट्रूशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस कैसा रहता है, उसमें प्रोसेस कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कुछ मटेरियल, इसमें सॉरी, इसका हाइट जो है थोड़ा सा लंबा किया जाता है, लंबा, ठीक है। इसमें ऐसे मेटल को रखा जाता है, ये था बेस, ठीक है। और ऊपर से जो है डाई नीचे मूवमेंट होगा। हम लोग इतना टाइम हॉरिजॉन्टल में देख रहे थे, ये पार्टिकल में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसको अगर ऐसे कर दोगे तो प्रोसेस सेम ही है, बैकवर्ड एक्सट्रूशन जैसे हो रहा था वैसा सेम ही है। तो अगर ये नीचे आके फोर्स करेगा तो ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जब पूरा नीचे आ जाएगा, इसका शेप में थोड़ा गलत कर दिया, ऐसे होता है इसका शेप, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट टाइम जब नीचे आ जाएगा तो इधर मेटल जो है ऊपर फ्लो हो जाएगा पूरा, ये पोर्शन में मेटल फ्लो होके एक हॉलो ट्यूब जैसा शेप देंगे। तो इसको आप जब बाहर निकल लेंगे तो ऐसा एक ट्यूब शेप हो जाएगा, पीछे को ऐसे मोड़ दे के हीट दे के जोड़ लेंगे, और सामने एक नट बोल जैसा बाद में लगाया जाता है। ये था ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये भी पूछा जा सकता है, तो आप प्रिपेयर रहना पहले, क्योंकि एएमआई वाले कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। टॉपिक, सिर्फ टॉपिक आपको जानना है, बाकी आप कुछ भी लिख के आ सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, आप कुछ भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी जानते हो, खुद का नॉलेज में भी थोड़ा सा भी जानते हो, तो उसको अटेंड करके जरूर आइए, ठीक है। क्योंकि आप अगर अटेंड करते हो तो वो नंबर ज़रूर देता है एएमआई वाला, ठीक है। जो भी जो क्वेश्चन पेपर जो चेक, आंसर पेपर जो चेक करता है, तो वो कुछ ना कुछ मार्क उसमें ज़रूर रहता है, ठीक है। एक्सट्रूशन प्रोसेस हो गया। तो अभी हमारे पास क्या है, और तो लास्ट में एक छोटा सा पोर्शन जो है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका जो प्रोसेस है वही देखेंगे। फर्स्ट है वायर ड्राइंग, वायर ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डीप ड्राइंग, डीप ड्राइंग।
उसके बाद हम लोग देखेंगे पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। ठीक है, तो ये 4 देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है वायर ड्राइंग। तो इसका अगर डेफिनेशन आपको लिखना है तब आपको सॉरी it is a bulk forming process where a bar comma wire comma or rod are pulled through a die hole। ठीक है, it is a bulk forming process where a bar wire or rod are pulled through a die hole। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोई भी होल से कोई भी रॉड, और एक चीज इसमें क्या है, जो इसका जो रॉ मटेरियल है वो कोई भी रॉड हो सकता है या फिर कोई भी तार जो है वो हो सकता है या फिर कोई भी बार हो सकता है। मतलब उसका क्रॉस सेक्शन जो है राउंड या फिर रेक्टेंगल शेप में हो सकता है। तो वायर ड्राइंग प्रोसेस ऐसा है। इसका प्रोसेस है ये है डाई ओपनिंग। डाई डाई ऐसा है, इसके अंदर हम लोग क्या है, किसी भी रॉड या फिर बार को हम लोग पहले क्या जब एक्सट्रोशन कर रहे थे तब फोर्स कर रहे थे, अभी इसको खींचना है। ठीक है, तो एफ अप्लाई होगा इधर, फोर्स इधर से अप्लाई होगा। इधर कंपेरेटिवली थोड़ा सा थिक बार या फिर रॉड या फिर तार रहेगा। इधर से जब खींचेंगे तो ये होल से जब इधर निकलेगा, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कितना एरिया तक इसको ये टच हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको लेके ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग का हम मतलब एएमआई में नहीं है। अगर कैलकुलेशन चाहते हो आप देख सकते हो, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये प्रोसेस आपको वो एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं आता है एएमआई में। ठीक है, तो ये है वायर ड्राइंग प्रोसेस, जिसमें एक तार को या फिर रॉड या फिर बार को कोई भी डाई ओपनिंग से खींचा जाता है और उसका क्रॉस सेक्शन जो है रिड्यूस होता है, और आर पुल्ड थ्रू ए डाई होल टू टू reduce the diameter। ठीक है, तो reduce the diameter, और सॉरी डायमीटर ना लिख के इसको अगर क्रॉस सेक्शन लिखेंगे तो और भी परफेक्ट होगा। क्रॉस सेक्शन तो ये था वेयर ड्राइंग। तो आई होप ये तो समझ में आया है आपको। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट भी ले सकते हो इसका। और है, नोट मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं जब जिस टाइम
मैं जब AMI पास किया था, मैं कुछ नोट नहीं बनाता था, मैं ऑनलाइन ही सिर्फ स्टडी करता था, कुछ यूट्यूब चैनल को मैं फॉलो करता था, क्योंकि मैं कुछ पेड कोर्स नहीं लिया था। जो स्टडी करता था वो सेल्फ स्टडी रहता था। तो इसलिए मैं जो स्टडी किया था शायद वो काफ़ी था, इसलिए मेरा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो पाया। मैं वही नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और एक बात ऐसा है, आप अगर पेड कोर्स लो या फिर कोई भी कोर्स लो, ठीक है, वो आपको पास करने का गारंटी नहीं देता जब तक आप खुद इसके पीछे कुछ टाइम ना दो, ठीक है। तो आपको खुद को टाइम देना होगा पास करने के लिए। तो बहुत ज्ञान में दे रहा हूँ आजकल, ठीक है। देखो आप लोगों के लिए लॉकडाउन में चैनल ही खोल लिया है एक मैं, ठीक है। तो ऐसा है। तो वायर ड्राइंग तो है। और मैं कुछ सर नहीं हूँ आपको, मतलब मैं सिर्फ मेरा नॉलेज जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा जब मैं खुद स्टडी कर रहा था AMI सेक्शन में, तो इनसफिशिएंट ऑफ कंटेंट मुझे लगा, ठीक है। तो इसलिए मैं मेरा कोशिश यही रहता है कि थोड़ा मतलब एक ही जगह पे हमको सब कुछ अवेलेबल मिले, ठीक है। क्योंकि अगर कोई समझा रहा है आपको तो समझने में थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। और ये छोटा सा सेटअप है, ये देखो हिल रहा है ये, तो इसको पकड़ के करना हो रहा है, ठीक है। और है डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग डीप ड्राइंग में क्या होता है, डीप ड्राइंग इसका नाम इसलिए परा मतलब दिया गया है इसमें। ये है नीचे का सरफेस या फिर डाई, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर ये है पंच, ठीक है। और ये डाई और पंच के अगर इसको देखो, और डाई और पंच के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। ये गैप को क्लियरेंस बोला जाता है, ठीक है। क्लियरेंस थोड़ा सा देना चाहिए ताकि हवा पास हो सके, ठीक है। तो ये इसमें मेटल शीट जो है, और ये जो ये डीप ड्राइंग पंचिंग या ब्लैंकिंग जो भी है, ये शीट फॉर्मिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें सभी शीट के ऊपर काम हो रहा था, मतलब होगा अभी, ठीक है। हो रहा था क्या, मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है तो जज मत करो, लेकिन समझने में आ पाया इतना बोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये डीप ड्राइंग प्रोसेस है। डीप ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एक डाई रहता है और इसमें हम लोग एक शीट मेटल को रखेंगे, इधर ऊपर से इसको पंच को जब नीचे मूव होगा तो क्या होगा, जब पंच जो है नीचे तक आ जाएगा तो शीट मेटल क्या होगा, ऐसे जो शेप ऐसे शेप ले लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग को इसको डीप ड्राइंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो लेंथ है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर से लेंथ ज़्यादा होता है हमेशा, लेकिन ये फोटो में आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि छोटा सा बोर्ड है। इसको और भी ज़्यादा करना चाहिए था मुझे, नहीं मैं नहीं किया। ये लेंथ ये डायमीटर से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको डीप ड्राइंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी बर्तन या फिर कोई भी आपको बॉयल जो है, जो कंटेनर, छोटा मोटा कंटेनर जिसमें आप लोग टिफिन या फिर हम लोग टिफिन बॉक्स ऐसे ऐसे शेप में आ जाएगा लास्ट में ये, ठीक है। ऐसा शेप ये ले लेता है, ठीक है। इसको बोला जाता है डीप ड्राइंग। तो डीप ड्राइंग आपको समझ में आया होगा शायद। अभी लास्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, किस लिए है मुझे पता नहीं, लेकिन है, ठीक है। पंचिंग। पंचिंग इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ ऐसे शेप में एक मेटल पीस लेना है, ठीक है।
शीट मेटल, शीट मेटल लेना है। और ये रहा उसका बेस। और इसके नीचे से कैविटी रहेगा, कैविटी मतलब होल रहेगा। ये जो बेस है, बेस के नीचे से होल रहेगा। और इसमें पहले हम लोग जब डीप ड्राइंग देख रहे थे, इसमें कुछ ना कुछ हम लोग क्लियरेंस रखे थे, लेकिन इसमें कुछ क्लियरेंस नहीं रहता है। और ऊपर से ये जो है, ये है डाई और ये है पंच। तो पंच जब ऊपर से आके नीचे फोर्स करेगा तो क्या होगा, इधर एक होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसमें डीप ड्राइंग जैसा एक बाटी का जो शेप ले रहा था वो नहीं लेगा, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ क्लियरेंस नहीं दिए। तो ये शेयर फोर्स अप्लाई होके ये इसमें ब्लैंक मतलब पंच होके ये कट जाएगा। तो नीचे हमको इन प्रोडक्ट ऐसा एक मिलेगा, तो जिसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे ये प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसमें जो यूजेबल प्रोडक्ट है वो है ये खुद जो मेटल था, उसके बाद ये जो छोटा सा पोर्शन काट के बाद मतलब मतलब फेंका गया है, ये प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये प्रोडक्ट को इन प्रोडक्ट मानेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पंचिंग। ओके, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ब्लैंकिंग क्या किसको बोलता है, ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग में क्या होता है, अगर हम लोग यही सेम चीज़ को ऊपर तब इधर फोर्स करके नीचे तक लाएंगे तो नीचे हमको एक टुकड़ा मिलेगा लोहा का या फिर जो भी मेटल है, मेटल का पीस रहेगा। तो ये है हमारा यूजेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लैंकिंग प्रोसेस। आपको वॉशर शायद पता होगा, नाट बोल्ट के ऊपर जो वॉशर हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे शेप में आता है, अंदर का पोर्शन जो है हॉलो रहता है, मतलब खाली रहता है। और वॉशर जो है ये इसी टाइप में मतलब ब्लैंकिंग करके ही बनाया जाता है वॉशर को, ठीक है। और आपको जो दरवाजे के किनारे पे जो लगता है ना ऐसे, जो ऐसे पार्ट है, हिंज, हिंज जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंज जो भी डोर का कॉर्नर में मतलब डोर को लगाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, इसमें देखना आपको ये पोर्शन मिलेगा, ठीक है। ये पोर्शन कैसे मिलते हैं हम लोगों को, ये था पंचिंग प्रोसेस में ये पोर्शन मिलता है। और ये प्रोडक्ट फेंका जाता है बाद, मतलब ये यूजेबल नहीं है, यूजेबल है सिर्फ ये पार्ट, तो इसको पंचिंग बोलते हैं। अगर हम लोग ये बीच का जो पोर्शन जो काटा गया था वो यूज़ करेंगे, जैसे में वॉशर, जैसे वॉशर में हम लोग करते हैं, तो उसको ब्लैंकिंग बोलेंगे। पंचिंग क्या है, ये है, ब्लैंकिंग है वॉशर, ठीक है। वॉशर ऐसा, ठीक है। ये रहा पंचिंग प्रोडक्ट, ये रहा ब्लैंकिंग प्रोडक्ट, बस इतना ही था। तो और भी कुछ पार्ट है बेंडिंग, जो आप वीडियो ना दे हो तो भी आप जान पाओगे। बेंडिंग में क्या होता है, ऐसे एक डाई रहेगा जिसके ऊपर शीट मेटल रहेंगे, और ऐसे करके पंच आके इधर फोर्स अगर करेंगे तो भी शेप में एक मेटल हमको मिलेंगे। इसका एंड प्रोडक्ट होगा ऐसे भी शेप में। तो इसको बोला जाता है बेंडिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ बेंडिंग किया जा रहा था, बेंड किया जा रहा है मेटल को। तो ये भी एक शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल दिया, अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना तक था। अभी हम लोग